एक लड़की खाली सड़क पर चली जा रही थी और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसे खुद नहीं पता था उसे जाना कहाँ है। वो बस चली जा रही थी। रास्ते में उसकी चप्पल टूट जाती है तो वो उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाती है। तभी सामने से कार की हेडलाइन उसके मुंह पर पड़ती है। वो अपनी आंखों के सामने अपने हाथ अड़ा देती है और उस कार से एक लड़का, जिसकी उम्र लगभग 27-28 साल की, हाइट लगभग 5 फुट 11 इंच, चेहरे पर हल्की सी बियर्ड, सलीके से सेट किए हुए बाल, कलाई पर महंगी घड़ी, 3 पीस सूट पहने वो पैंट की जेब में हाथ डाले आगे बढ़ता है और उस लड़की के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। वो लड़की अपने चेहरे पर से हाथ हटा लेती है। सामने खड़े शख्स को देखकर उसके चेहरे पर नफरत वाले भाव आ जाते हैं और लड़के के चेहरे पर तिरछी मुस्कान। वो एकदम उसके करीब खड़ा हो जाता है और उसके कान के पास जाकर बोलता है, तो क्या सोचा है आपने मिस सरजा मलिक? वो लड़की उस लड़के को धक्का देकर कहती है, दूसरों की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर खुद को बहुत काबिल समझ रहे हो ना? पर हो नहीं बिल्कुल। खैर, मैं तैयार हूँ तुमसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने के लिए, पर उससे पहले तुम्हें अपना वादा पूरा करना पड़ेगा। वो लड़का मुस्कुराता है और कहता है, नकुल शेखावत एक हाथ ले और एक हाथ दे में बिलीव करता है। तो जब तुम पेपर्स पर साइन कर दोगी, वैसे ही तुम जो चाहती हो वो तुमको मिल जाएगा। सरजा सिर हिला देती है और कहती है, ठीक है चलो, आज ही मैं उन पेपर्स पर साइन करने के लिए तैयार हूँ। नकुल करीब आकर उसके चेहरे पर आते बाल पीछे करता है और कहता है, दैट्स लाइक ए गुड गर्ल। सरजा गुस्से में उसका हाथ झटक देती है और तेज कदमों से आगे बढ़कर कार में बैठ जाती है। नकुल के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान आ जाती है। वो भी आराम से चलते हुए ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और कार स्टार्ट कर देता है। वो एक नज़र सरजा की तरफ देखता है जो बाहर की तरफ चेहरा किए हुए थी और उसके नफरत वाले भाव अब बेबसी में बदल चुके थे। कुछ देर बाद कार एक बड़े से घर के सामने आकर रुकती है। सरजा अपने ख्यालों से बाहर आती है और कार से उतरकर घर के गेट के सामने खड़ी हो जाती है। नकुल भी कार से उतरता है और गेट पर खड़े गार्ड को कार की चाबी देकर सरजा के बगल में खड़ा हो जाता है। नकुल उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, तो मिसेस सरजा शेखावत, आइए अपने घर चलते हैं। उसके मुंह से सरजा शेखावत सुनकर सरजा को बेहद गुस्सा आता है। वो अपना हाथ उससे छुड़ा लेती है। नकुल आगे बढ़ जाता है तो सरजा भी उसके पीछे चल देती है। उन दोनों के जाने के बाद गेट पर खड़े गार्ड एक दूसरे को हैरानी से देखते हैं और कहते हैं, ये साहब को क्या हो गया है? वो तो इतने अच्छे हैं, फिर इन मैडम से ऐसे क्यों पेश आ रहे हैं? दूसरा गार्ड कहता है, हमें इन सब मामलों में नहीं पड़ना चाहिए। बड़े घर के लोग कब क्या कर दें कुछ कह नहीं सकते, और हम अगर सवाल करेंगे तो अपनी नौकरी से भी हाथ धो बैठेंगे। पहला वाला गार्ड सिर हिला देता है और गाड़ी को पार्किंग में लगा देता है। इधर सरजा और नकुल दोनों घर के अंदर जा चुके थे। घर बाहर से जितना बड़ा और सुंदर दिख रहा था, अंदर से उससे भी ज़्यादा सुंदर था। हाल में बड़े साइज के सोफ़े और उसके सामने बड़ा सा एलसीडी, दूसरी तरफ एक कमरा बना हुआ था और एक ओपन किचन। सब चीज़ें काफ़ी महंगी नज़र आ रही थीं। सीढ़ियों से होते हुए ऊपर जाने पर एक तरफ 2 कमरे बने थे और दूसरी तरफ भी 2 कमरे। घर में नौकरों के अलावा और कोई नज़र नहीं आ रहा था। सरजा सब कुछ देख रही थी तो नकुल तेज़ आवाज़ में कहता है, अगर मेरा घर निहार लिया हो तो काम की बात करें। सरजा सिर हिला देती है और आराम से सोफे पर बैठ जाती है। उसे पता था हर बात पर गुस्सा करने से अब उसे कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए वो चुपचाप बैठी रहती है और मन ही मन कुछ सोचने लगती है। नकुल अपना कोट निकालता है और हाथ में पकड़े ऊपर की तरफ चला जाता है। सरजा उसे जाते हुए देखती है और फिर अपना सिर हिला देती है। नकुल अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करता है और कोट बेड पर फेंककर अपनी अलमारी से एक फ़ाइल निकालता है जिसमें कुछ पेपर्स थे। वो उस फाइल को खोलकर देखता है और फिर झटके से बंद करते हुए खुद से कहता है, सरजा मलिक, तुमने ही मुझे मजबूर किया है बुरा इंसान बनने पर। अब तुम मेरे साथ हर पल अपने गुनाह की सज़ा काटोगी। तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू होती है आज से और अभी से। नकुल फाइल लेकर नीचे आता है और सरजा के सामने फेंकते हुए कहता है, पढ़ लो और साइन कर देना। कल सुबह हम कोर्ट मैरिज करेंगे और याद रखना, 1 साल से पहले तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ सकती, और अगर तोड़ा तो अंजाम क्या होगा यह तुम अच्छे से जानती हो। सरजा,
जो कहती हूँ वो करना जानती हूँ। मैं बस आप अपनी ज़बान पर ध्यान दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सृजा फाइल खोलकर पढ़ने लगती है और फिर साइन करके वहीं टेबल पर फेंक देती है और नकुल को घूरते हुए कहती है, हो गया, अब अपना काम करिए। नकुल सिर हिलाता है और किसी को कॉल करता है। सामने से जैसे ही कॉल रिसीव होती है, नकुल उस आदमी से कहता है, उसे बाहर निकलवाओ। सामने से जी बॉस की आवाज़ आती है तो नकुल कॉल कट कर देता है। नकुल, हो गया तुम्हारा काम, जल्दी तुम्हें कॉल भी आ जाएगा, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम मुझे धोखा देकर चली जाओ। ऊपर राइट साइड वाले कमरे में से कोई भी कमरे में रह सकती हो तुम, जहाँ मन हो, और तुम्हारा सारा सामान कल सुबह तक पहुँच जाएगा तुम्हारे कमरे में। अभी एडजस्ट कर लो। सृजा, ठीक है, और मैं कोई धोखा नहीं देने वाली हूँ, पर कुछ समय देना पड़ेगा तुम्हें। मुझे उसे अपने तरीके से हैंडल करना है। नकुल सिर हिला देता है, ऊपर जाने लगता है। तभी अचानक से मुड़ता है और कहता है, तुम इस घर में कहीं भी जा सकती हो, बस मेरे कमरे के आसपास मत नज़र आना। सृजा तुरंत उसे जवाब देती है, मुझे कोई शौक़ नहीं है तुम्हारे आसपास रहने का, इसलिए अपनी गलत फहमी से बाहर आओ और जाकर सो जाओ। लोगों को परेशान करते करते थक चुके होगे। नकुल मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है। सृजा उसके जाने के बाद पूरे घर में घूमने लगती है। उसे घर का गार्डन काफ़ी पसंद आता है। वहाँ से वो ढूंढते हुए छत पर चली जाती है और फिर नीचे आकर गार्डन में लगे झूले पर बैठ जाती है। वो वहीं बैठी झूलती रहती है। तभी कुछ देर बाद उसका फ़ोन बजने लगता है। सृजा फ़ोन की तरफ देखती है तो उस पर फ्लैश होते नाम को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो तुरंत कॉल रिसीव करती है तो सामने से आवाज़ आती है, सृजा यार, कहाँ हो तुम? मुझे लेने तक नहीं आई तुम? सृजा उसकी बात सुनती है तो तुरंत ही उसकी मुस्कान गायब हो जाती है। वो थोड़ा गुस्से वाली आवाज़ में कहती है, इतना कुछ करने के बाद तुम मुझसे उम्मीद भी कैसे कर सकते हो मैं वापस तुम्हारे पास आऊँगी? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम ये सब काम करते होगे। प्लीज़ दोबारा कॉल मत करना मुझे। दूसरी तरफ से लड़के की आवाज़ आती है, ठीक है, नहीं करूँगा, पर उससे पहले तुम्हें मुझसे एक बार मिलने आना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूँगा। सृजा, ठीक है, आ जाऊँगी। समय और जगह मैसेज कर देना, मैं आ जाऊँगी। आखिर इतने टाइम से साथ थे हम दोनों, तो इतना तो कर ही सकती हूँ मैं। इतना बोलकर वो कॉल कट कर देती है। कॉल कट करते ही उसके आंसू बहने लगते हैं। कुछ ही देर में उसका रोना सिसकियों में बदल जाता है। वो खुद से ही बोलती है, प्लीज़ माफ़ कर देना मुझे, पर तुम्हारे लिए मुझे ये सब करना पड़ा, वरना पता नहीं क्या होता तुम्हारे साथ। प्लीज़ खुद को संभाल लेना। नकुल, जो अपने कमरे की खिड़की बंद कर रहा था, सृजा को झूले पर देखकर वहीं रुक गया था। उसे रोते देखकर उसकी पकड़ खिड़की पर कस गई थी। वो धीमी आवाज़ में बोलता है, काश तुमने वो सब ना किया होता, तुम्हारी वजह से मेरा परिवार बर्बाद ना हुआ होता, तो तुम इस तरह यहाँ ना होती। पर अब तुम रोज़ ऐसे ही आंसू बहाओगी और कोई नहीं होगा तुम्हारे पास तुम्हारे साथ देने के लिए। नकुल ऐसा बोलते हुए खिड़की बंद कर देता है और लाइट्स ऑफ करके बेड पर लेट जाता है। सृजा का रोना बंद हो जाता है तो वो उठकर नकुल के कमरे के सामने बने कमरे में चली जाती है और ऐसे ही लेट जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से ये क्या हो गया है उसकी ज़िंदगी में। सृजा कमरे में चली जाती है और अचानक से जो उसकी ज़िंदगी में भूचाल आया था उसके बारे में सोचने लगती है। थके होने की वजह से कब उसे नींद आ जाती है पता ही नहीं चलता। अगली सुबह सृजा सो ही रही होती है कि कोई अचानक से उसके ऊपर बाल्टी भर के पानी डाल देता है। सृजा चीखती हुई उठती है, रिधान, क्या कर रहे हो ये? जैसे वो आँख खोल कर देखती है तो हैरान हो जाती है। सामने नकुल खड़ा था, जिसके चेहरे पर वही तिरछी मुस्कान थी। वो हंसते हुए कहता है, ओहो, मतलब तुम्हारा वो रिधान कपूर तुम्हें ऐसे उठाता था? सृजा, तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम उसके बारे में कुछ बोलो भी। इतना बोलकर वो उठने लगती है। तभी अचानक से उसका पानी की वजह से पैर फिसलता है और वो नीचे गिर जाती है। दर्द की वजह से उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। नकुल बिना किसी भाव के उसे देखता है, फिर कहता है, अगर मैं तुम्हें बचाता तो तुम बोलती मैं टच करने के बहाने ढूंढ रहा हूँ, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। फ़िलहाल तुम्हारे कपड़े आते ही होंगे, जल्दी तैयार हो जाना, याद तो होगा ही आज हमारी शादी है। इतना बोलकर नकुल वहाँ से चला जाता है।
सजा जैसे तैसे ज़मीन से उठती है। उसकी कमर में काफ़ी तेज़ दर्द हो रहा था। मन ही मन वो नकुल को कोस रही थी। पानी की वजह से उसका पूरा बिस्तर गीला हो चुका था, इसलिए वो जाकर सोफे पर बैठ जाती है। कुछ ही देर में एक लड़की आती है और टेबल पर उसके कपड़े रखकर सिर झुकाते हुए कहती है, मैम, सर ने यह कपड़े आपके लिए भेजे हैं और साथ ही ये स्प्रे भी। आपको दर्द हो रहा हो तो आप स्प्रे लगा सकती हैं। सृजा सिर हिला देती है और उस लड़की से कहती है, मुझे मैम बोलने की ज़रूरत नहीं है, नाम से बुला सकती हो। वैसे तुम्हारा नाम? वो लड़की उसकी तरफ देखकर बोलती है, मेरा नाम विधि है और सर ने कहा है आपको मैम बोलना है, तो मैं उनका ऑर्डर नहीं टाल सकती हूँ। सृजा अपना गुस्सा कंट्रोल करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लेती है और लंबी सांस लेती है। सृजा, ठीक है, जैसा तुम्हारे सर कहें, पर प्लीज़ तुम मेरे बाथरूम तक जाने में थोड़ी हेल्प कर सकती हो। एक्चुअली मेरी कमर में बहुत दर्द है और शायद मेरा पैर भी थोड़ा मुड़ गया है। विधि जी, चलिए, आप जब तक बाहर नहीं आती मैं आपका वेट कर लूँगी, जिससे आपको कोई हेल्प चाहिए तो मैं कर सकूँ। सृजा से हिला देती है। विधि उसका हाथ पकड़कर उसे ले जाती है और उसके कपड़े भी उसे दे देती है। फिर दरवाजे के बाहर आकर उसका इंतज़ार करने लगती है। कुछ देर बाद सृजा विधि को आवाज़ लगाती है तो विधि ध्यान से उसे बाहर ले आती है और तैयार होने में मदद करती है। साथ ही उसके स्प्रे भी कर देती है जिससे सृजा को आराम मिल सके। सृजा मुस्कुराकर थैंक यू बोलती है तो विधि उसके चेहरे की तरफ देखने लगती है। सृजा उसे ऐसे खुद की तरफ देखते पाती है तो उससे पूछती है, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? विधि हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है, वो कुछ नहीं, बस मुझे लगता था बड़े घर के लोग घमंडी और बदतमीज ही होते हैं, क्योंकि हर जगह ऐसा ही होता है हमारे साथ। पर यहाँ सर बहुत अच्छे से पेश आते हैं हमारे साथ, और आपने भी इतने प्यार से बात की, इसलिए अच्छा लगा। सृजा मुस्कुराकर सिर हिला देती है। विधि वापस चली जाती है तो सृजा सोचने लगती है, यह विधि तो उस पागल आदमी की बहुत तारीफ़ कर रही थी, पर मुझे तो किसी भी एंगल से शरीफ और अच्छा आदमी नहीं नज़र आता है। पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ है, पर उसने मेरे लिए स्प्रे भी तो भेजा। पर उसकी गलती की वजह से मुझे लगी, इसलिए भेजा होगा उसने। सृजा यह सब सोच ही रही थी कि नकुल की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है, मेरे बारे में सोच लिया हो तो अब जल्दी से उठ भी जाओ, या यहीं बैठे रहने का इरादा है। सृजा तुरंत अपनी सोच से बाहर आती है और नकुल को घूरते हुए, तुम्हें मैनर्स नहीं है? किसी के कमरे में जाओ तो नॉक करके जाना चाहिए। नकुल बिना किसी भाव के कहता है, यह मेरा घर है, मेरा जब मन तब कहीं भी आऊँगा जाऊँगा। अब जल्दी उठो, देर हो रही है हमें। सृजा मुंह बनाकर सिर हिला देती है और सोफे पर से उठ जाती है, पर अभी भी उसे बहुत दर्द हो रहा था तो वो धीमे कदमों से नकुल के पीछे चल देती है। नकुल जब देखता है वो बहुत धीमे चल रही है तो पीछे मुड़कर उस पर चिल्लाने ही वाला होता है कि उसके चेहरे पर दर्द की लकीरें देखकर रुक जाता है और उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है। सृजा हैरानी से देखती है तो उसके कुछ बोलने से पहले ही वो कहता है, घूरने की ज़रूरत नहीं है, तुम ऐसे चलोगी तो हम कल तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए हाथ पकड़ा है, अब चलो मेरे साथ। सृजा इस समय लड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए चुपचाप उसके साथ चल देती है। चलते चलते सृजा के फ़ोन पर कोई मैसेज आता है। वो नोटिफिकेशन देखती है तो उस पर फ्लैश होते नाम को देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, जो अगले ही पल गायब हो जाती है। वो वापस अपने चलने पर ध्यान देने लगती है। उसके साथ चल रहे नकुल ने भी उसके फ़ोन पर फ्लैश होते नाम को देख लिया था, जिस वजह से उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं, पर उसके भाव को देखकर बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि वो चाहता क्या है। दोनों गेट के बाहर पहुंच जाते हैं, तब तक ड्राइवर कार लेकर आ जाता है। दोनों कार में बैठ जाते हैं। नकुल एड्रेस बता देता है तो ड्राइवर कार उसी दिशा में मोड़ लेता है। सृजा कार के बाहर ही देखती रहती है। उसके मन में इस समय काफ़ी उलझनें थीं। कुछ देर बाद वो लोग कोर्ट पहुंच जाते हैं। नकुल कार से उतरता है, सृजा भी गेट खोलकर उतरती है, पर तभी दर्द की वजह से वो लड़खड़ा जाती है। पर इस बार कोई उसका हाथ थाम लेता है। सृजा चेहरा ऊपर करके देखती है तो नकुल ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। वो बिना भाव के उससे कहती है, जब हाथ छोड़ना ही है तो पकड़ा क्यों है? नकुल ने अब जाकर सृजा को ध्यान से देखा था। गेहुआ रंग, लंबे बाल जिनको हाफ करके बांधा हुआ था, बड़ी बड़ी आंखें जिनमें हल्का सा काजल,
उसे और खूबसूरत बना रहा था। होठों पर लिप बाम, इसके अलावा उसने कोई मेकअप नहीं किया था। कुर्ती और प्लाजो पहने वो बहुत प्यारी लग रही थी। उसकी आवाज़ से नकुल होश में आ जाता है। जब तक हाथ पकड़ने का समय है तब तक तो छोड़ूंगा नहीं। मैं बाकियों की तरह धोखेबाज नहीं हूँ जो दूसरों के साथ गलत करे। सजा उसको घूरते हुए, जो तुम मेरे साथ कर रहे हो उसको क्या नाम देना चाहोगे? मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हो, पता नहीं क्यों, और कह रहे हो कुछ गलत नहीं करते। शर्म नहीं आती ये सब बोलते हुए? नकुल, यह सब तुम्हारे किए का नतीजा है। खैर अब समय नहीं है मेरे पास इतना, जल्दी चलो अब। सजा उसकी कई बातों को सोचने लगती है। मेरे किए का नतीजा? पर मैं तो इसको जानती नहीं। सिर्फ इस बात के अलावा यह रिधान का कोई बिजनेस राइवल है जो मेरे जरिए उसे दुख पहुंचाना चाहता है। दोनों लोग वहां से चले जाते हैं। 5 मिनट बाद ही उन दोनों का नाम पुकारा जाता है। अंदर जाकर दोनों पेपर्स पर साइन करते हैं। गवाही के तौर पर नकुल ने ही अपने आदमियों को बुला लिया था। साइन करने के बाद वो लोग बाकी की फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। कोर्ट से बाहर आते टाइम नकुल के चेहरे पर उसकी वही तिरछी मुस्कान आ जाती है। वो सजा के बगल में चलते हुए कहता है, बधाई हो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की मिसेज नकुल शेखावत। सजा उसे घूरती है तो वो और ज़्यादा मुस्कुराने लगता है। घर पहुंच काका, जो घर में सबसे बड़े थे और सालों से घर की देखभाल कर रहे थे, वो उन दोनों का गृह प्रवेश कराते हैं। वो उन दोनों को खूब आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद वो लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। कमरे में आकर सजा एक बार और अपने पैर पर स्प्रे करती है और गर्म पट्टी बांधकर वहीं सोफे पर लेट जाती है। वो अपने फ़ोन देखती है तो मैसेज में एक एड्रेस और टाइम लिखा हुआ था। वो कुछ सोचती है और फिर फ़ोन रख देती है। लेटे लेटे उसे कब नींद आ जाती है पता ही नहीं चलता। दोपहर को बिजली की आवाज़ से उसकी आंख खुलती है, जो उसे उठाने आई थी। सरजा उसे कुछ देर में आने को बोल देती है। वो अपना पैर ज़मीन पर रखती है तो अब उसके पैर का दर्द लगभग ठीक हो चुका था। वो मुंह धोकर नीचे चली जाती है। नकुल ऑफिस जा चुका था। सरजा विधि से कुछ खाने के लिए लाने का बोलती है। विधि सिर हिलाती है और घर के कुक को कुछ बनाने के लिए कह देती है। सरजा अपना फ़ोन चेक करते हुए खाना खाने लगती है। वो फ़ोन पर किसी की तस्वीर देख रही थी। उस तस्वीरों में वो भी थी किसी लड़के के साथ, और दोनों साथ में काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। यह सब देखते हुए उसके चेहरे पर उदासी छा जाती है। कुछ देर बाद शाम के समय वो चेंज करने के बाद अपना फ़ोन और पर्स लेकर घर से बाहर जाने लगती है तो विधि पीछे से आवाज़ देकर पूछती है, आप कहीं बाहर जा रही हैं? सरजा से हिलाती है और उससे कहती है, हाँ, अगर तुम्हारे सर आएँ तो उनसे कह देना मैं किसी ज़रूरी काम से बाहर गई हूँ। विधि सिर हिला देती है पर कुछ परेशानी भरे भाव उसके चेहरे पर नज़र आने लगते हैं। सरजा घर के बाहर से ऑटो करती है और जगह का पता बता देती है। ऑटो वाला सिर हिलाकर उस पते पर ऑटो घुमा देता है। सरजा पहुंचती है तो वो एक छोटा सा कैफ़े था। वो ऑटो वाले को पैसे देती है और ऑटो से उतरकर किसी को कॉल करती है। सामने से कुछ कहा जाता है तो सरजा वहीं पर खड़ी इंतज़ार करने लगती है। कुछ देर बाद एक कार उसके सामने आकर रुकती है। सरजा उस छोटे से कैफ़े के बाहर खड़ी किसी का इंतज़ार करती रहती है। तभी अचानक से एक कार उसके सामने आकर रुकती है। उस कार में से एक लड़का उतरता है। लड़के को देखकर सरजा के चेहरे पर मुस्कान आती है जो तुरंत ही गायब भी हो जाती है। सबकी नज़र उस लड़के पर ही थी। 5 फुट 9 इंच हाइट, माथे पर बिखरे बाल, भूरी आंखें और अच्छी खासी बॉडी जो उसकी फिटिंग की शर्ट में साफ पता चल रही थी। वो मुस्कुराता हुआ आता है और सरजा को देखकर उसके गले लगने लगता है, पर सरजा उसे हाथ दिखाकर रोक देती है। वो लड़का हैरानी से उसे देखने लगता है तो सरजा कहती है, रिधान, मैं पहले ही कह चुकी हूँ मुझसे दूर रहो। अब हमारा रिश्ता ख़त्म हो चुका है। तुमने कहा था तुम्हारा बिजनेस अच्छा चल रहा है, जो मैंने देखा भी था, पर उसके पीछे तुम ड्रग्स का काम करते हो यह नहीं पता था मुझे। तुम एक मिडिल क्लास ज़िंदगी नहीं जी पा रहे थे ना, तभी तुमने ये काम किया। इसलिए अब मेरे पास मत आना। मुझे नहीं रहना तुम जैसे इंसान के पास जो चंद पैसों के लिए दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद करता हो। रिधान इधर उधर देखता है। सब लोग उन्हीं की तरफ देख रहे थे तो वो सरजा से कहता है, सब हमें ही देख रहे हैं, कहीं और चलकर बात करते हैं। सरजा चारों ओर देखती है तो सच में सब लोग
उन लोगों को ही देख रहे थे, या फिर यह कहें कि रिधान को देख रहे थे। सजा सिर हिलाकर कार में बैठ जाती है। उनके जाते ही एक शख्स किसी को फ़ोन करके कहता है वो दोनों यहाँ से निकल चुके हैं। फिर कॉल कट करके वो फ़ोन करने वाला शख्स सरजा और रिधान का पीछा करने लगता है। रिधान कार एक सुनसान रास्ते की तरफ मोड़ देता है। धीरे धीरे अंधेरा भी बढ़ने लगता है। सरजा जब रास्ता इतना सुनसान देखती है तो रिधान से गाड़ी रोकने को बोलती है, पर वो नहीं रोकता बल्कि गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है। सरजा उस पर चिल्लाने लगती है तो रिधान बिल्कुल शांत आवाज़ में कहता है, पहले बताओ क्या छुपा रही हो और मेरे साथ ये गुस्सा या नफ़रत वाला नाटक क्यों कर रही हो? सरजा, दिमाग ख़राब हो चुका है तुम्हारा। मैं कोई नाटक नहीं कर रही हूँ। तुम ड्रग्स केस में इन्वॉल्व हो और मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती, इसलिए हमारा रिश्ता ख़त्म। यह सुनकर रिधान हल्का सा हंस देता है और सरजा की तरफ देखकर, ड्रग केस बनता है तो इतनी आसानी से ख़त्म नहीं हो जाता है और मुझे जेल से बाहर भी नहीं भेजते। सब झूठ था और मेरा केस इतनी जल्दी बंद होना, इन सब में तुम कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो। अब सच बताओ, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम मुझसे इतना प्यार करती हो कि मुझे छुड़वाने के लिए कुछ भी करोगी। अब बताओ ये किसका काम है, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम सब जानती हो पर बताना नहीं चाह रही हो। सरजा घबरा जाती है पर खुद को संभालते हुए रिधान से कहती है, ठीक है मैं सब बता दूंगी, पर प्लीज़ तुम कार धीमी करो और एक किनारे रोक दो, तब तो मैं तुम्हें कुछ बता पाऊँ। रिधान उसकी बात पर भरोसा करके कार की स्पीड थोड़ी कम कर देता है और फिर सरजा से बोलता है, कार रोकूंगा नहीं, क्या पता तुम्हारा मूड चेंज हो जाए और तुम भाग जाओ यहाँ से बिना कुछ बताए। इसलिए ऐसे ही बताओ, और ज़्यादा देर करोगी तो मैं स्पीड धीरे धीरे वापस बढ़ाने लगूंगा। सरजा सुनकर सोच में पड़ जाती है। रिधान एक मिनट सरजा को देखता है, वो कुछ नहीं बोल रही थी तो वो कार की स्पीड थोड़ी तेज़ कर देता है। सरजा घबराकर, मैं बता रही हूँ ना, प्लीज़ कार की स्पीड धीमी रखो। वो लंबी सांस लेती है और कुछ सोचकर उससे कहती है, वो मैं तुम वो। इसके आगे वो कुछ बोल पाती उससे पहले ही पीछे से एक ट्रक तेज़ी से आता है और उसकी कार को टक्कर मार देता है। टक्कर बहुत तेज़ होने की वजह से कार तुरंत पलट जाती है। 2-3 बार पलटने के बाद वो एक जगह जाकर रुक जाती है। ट्रक में से एक साया बाहर आता है और किसी को मैसेज करता है, काम हो गया है, कार भेज दीजिए। फिर वो साया ट्रक ड्राइवर को वहाँ से निकल जाने का इशारा करता है। ट्रक ड्राइवर सिर हिलाकर तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि वो किसी भी तरह के झमेले में नहीं फंसना चाहता था और ये काम भी शायद उसने पैसों के लिए ही किया था। कार पलट कर रुकती है तो उसके अंदर से एक हाथ बाहर गिरता है जो खून से सना हुआ था और देखने से साफ पता चल रहा था कि हाथ सरजा का ही था। तुरंत ही वो साया कार के पास आता है और रिधान की तरफ का दरवाज़ा खोलकर जैसे तैसे उसे निकालता है। फिर उसकी सांसें चेक करता है। उसका चेहरा ठीक से दिख नहीं रहा था, पर इतना पता चल रहा था कि वो मुस्कुरा रहा है। अगले ही पल दूसरी कार आती है। वो साया रिधान को उस कार में डालता है और वहाँ से निकल जाता है। पलटी हुई कार में इस वक्त सिर्फ सरजा थी, जो शायद काफ़ी घायल थी। एक और शख्स जो इनका पीछा कर रहा था वो भी वहाँ पहुँच जाता है और किसी को कॉल करके सारी खबर दे देता है और ख़ुद कार से उतर जाता है। गाड़ी पलटने की वजह से उसकी पेट्रोल की टंकी खुल जाती है और धीरे धीरे पेट्रोल निकलने लगता है, जिस वजह से कुछ ही देर में कार में तेज़ ब्लास्ट हो जाता है। रात के अंधेरे में वो जलती हुई कार अलग ही चमक रही थी और उसमें लगी आग से इतना तो अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि उसमें जो कुछ भी होगा वो बिल्कुल नहीं बचा होगा, और कोई कुछ ढूंढने की कोशिश भी करेगा तो उसमें राख के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला था। उसी रात एक हॉस्पिटल, जहाँ बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में लाइफ केयर हॉस्पिटल लिखा हुआ था, वहाँ बहुत अफरा तफरी मची हुई थी। डॉक्टरों की एक टीम को बुलाया जा रहा था। सब डॉक्टर घबराए हुए से एक कमरे की तरफ दौड़ रहे थे और वहाँ खड़े लोग आपस में बातें बना रहे थे। पूरे स्टाफ में डर का माहौल था। एक डॉक्टर अपने सीनियर डॉक्टर से कहते हैं, डॉक्टर राजीव, प्लीज़ जल्दी से ट्रीटमेंट कीजिए वरना पेशेंट की हालत ख़राब हो जाएगी। इस हॉस्पिटल में सारी फैसिलिटी और अच्छे डॉक्टर हैं, पर अब आपको इस केस के लिए बुलाया गया है हायर अथॉरिटी से, तो ये आपको ही करना पड़ेगा।
डॉक्टर राजीव सिर हिलाते हैं और पेशेंट के पास चले जाते हैं। थोड़े घबराहट भरे भाव उनके चेहरे पर भी थे, जिसे छुपाने की कोशिश वो काफ़ी अच्छे से कर रहे थे। पेशेंट की हालत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं थी, पर उनके ऊपर जो प्रेशर था उस वजह से वो थोड़ा घबराए हुए थे। डॉक्टर राजीव पेशेंट के पास जाते हैं। दोनों डॉक्टर्स के बीच कुछ बात होती है। वो डॉक्टर बाहर की तरफ देखते हैं और फिर डॉक्टर राजीव से कहते हैं, डॉक्टर, मिस्टर शेखावत बाहर ही खड़े हैं, प्लीज़ ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। डॉक्टर राजीव ये सुनकर सिर हिलाते हैं और लंबी सांस लेकर बेड पर लेटी सृजा का ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। नकुल शहर का जाना माना बिजनेसमैन था, जिस वजह से हायर अथॉरिटी से ऑर्डर दिलवाकर उसने डॉक्टर्स बुलवाए और इसी वजह से पूरे हॉस्पिटल में अफरा तफरी मची हुई थी। 4 दिन बाद सृजा को होश आता है तो वो इधर उधर देखने लगती है। एक तरफ सोफे पर बैठे नकुल पर उसकी नज़र जाती है तो वो आंख बंद करके सोचने लगती है कि क्या हुआ था जो वो इस समय हॉस्पिटल में है। वो अपने दिमाग पर जोर देती है तो उसे कुछ धुंधला धुंधला सा दिखता है। फिर अचानक ही उसे याद आता है कि वो रिधान के साथ थी और उनका एक्सीडेंट हुआ था। वो तेज़ी से रिधान का नाम लेकर चीखती है तो नकुल का ध्यान उस पर जाता है। वो उठकर उसके पास आ जाता है। सज्जा उठकर जाने की कोशिश करती है पर नकुल उसे पकड़ लेता है। तभी एक नर्स भी आ जाती है और उसको इस तरह जिद करते देखकर इंजेक्शन तैयार करने लगती है। नकुल, तुम अभी यहाँ से नहीं जा सकती। 4 दिन बाद तुम्हें होश आया है। कुछ टाइम तुम्हें यहीं रहना होगा क्योंकि तुम्हारी हालत अभी ठीक नहीं है। सजा हैरानी से, 4 दिन? और रिधान, वो कहाँ है? प्लीज़ मुझे उससे मिलना है, उसे बुलाओ ना। नकुल इशारे से नर्स को इंजेक्शन लगाने के लिए बोलता है और सृजा का हाथ पकड़ते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो, वो बिल्कुल ठीक है, अभी आराम करो, उसके बारे में बाद में बात करना। सृजा कुछ बोलती उससे पहले ही सृजा को कुछ चुभने का एहसास होता है। वो दूसरी तरफ देखती है तो नर्स ने उसे इंजेक्शन लगा दिया था। इंजेक्शन का असर होने में लगभग 5 मिनट का समय लगता है। नर्स सृजा को आराम से लिटा देती है और बाहर चली जाती है। सृजा की आंखें नम हो जाती हैं और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो रही थीं। वो धीमी आवाज़ में बोलती है, रिधान। फिर वो इंजेक्शन की वजह से नींद के आगोश में चली जाती है। नकुल की मुट्ठियाँ कस जाती हैं। सृजा के सिर और हाथ पर काफ़ी चोटें लगी थीं। नकुल वापस उस सोफे पर बैठ जाता है और 4 दिन पहले नकुल ने अपने एक आदमी को सृजा पर नज़र रखने के लिए बोला था। जैसे ही सृजा घर से बाहर निकलती है, वो आदमी भी उसी के पीछे चल देता है। रिधान और सृजा जैसे ही कैफ़े के सामने से निकलते हैं, वो आदमी नकुल को फ़ोन करके बता देता है। वही आदमी जो उनके जाते ही किसी को कॉल करता है। नकुल सिर्फ ठीक है बोल देता है। वो आदमी वापस से सृजा के पीछे ही चल देता है। कार सुनसान रास्ते पर मुड़ जाती है तो वो आदमी अपनी कार की स्पीड कम कर देता है जिससे किसी को शक न हो। कुछ दूर आने पर उसकी नज़र ट्रक पर जाती है जो पूरे रास्ते उनकी कार के पीछे था, पर क्रस इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। अचानक से रिधान कार तेज कर देता है तो क्रस पीछे छूट जाता है, पर तभी उसकी नज़र ट्रक पर जाती है जिसने अपनी स्पीड तेज कर ली थी। वो कुछ गड़बड़ का अंदाज़ा लगाता है और नकुल को मैसेज कर देता है। नकुल तुरंत ही लोकेशन मांगकर उधर की तरफ निकल जाता है। वो वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था, तभी वो ट्रक उस कार को टक्कर मार देता है। क्रस अपनी गाड़ी पीछे ही रोक लेता है। वो घबराकर बाहर निकलने ही लगता है कि कोई साया ट्रक से निकलता है और वो रिधान को अपने साथ ले जाता है। क्रस उसके जाने के बाद सृजा को कार में से निकाल लेता है। तभी नकुल भी आ जाता है और तुरंत ही सृजा को वहाँ से ले जाने लगता है। तभी कार में ब्लास्ट हो जाता है। नकुल पीछे मुड़कर देखता है तो कार से आग की लपटें निकल रही थी। वो अपने मन में ही सोचता है, ज़रा सी भी देर हो जाती तो सृजा का पता नहीं क्या होता। वो तुरंत ही उसे लेकर हॉस्पिटल आ जाता है और अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स की टीम को बुलाता है सृजा के लिए, पर सृजा सदमे में जा चुकी थी और आज पूरे 4 दिन बाद उसे होश आया था। अचानक से नकुल का फ़ोन बजने लगता है जिससे वो अपनी यादों से बाहर आता है। फ़ोन पर क्रस का नाम फ्लैश हो रहा था। नकुल बिना देर किए फ़ोन उठा लेता है। नकुल, क्या हुआ क्रस, कुछ पता चला कि नहीं? इतने दिन हो चुके हैं, तुम एक काम नहीं कर पाए? क्रस, बस
आप पहले बोलने देंगे तो बताऊंगा ना। इतना बोलकर वो जो पता करके आया था सब कुछ नकुल को बता देता है। सारी बात सुनने के बाद नकुल की आंखें गुस्से में लाल हो जाती हैं। वो कृष से आकर मिलने के लिए कहता है और कॉल कट कर देता है। नकुल धीमी आवाज़ में, यह तुमने अच्छा नहीं किया। सज़ा को तकलीफ़ सिर्फ मैं दे सकता हूँ, वो मेरी गुनाहगार है। शाम को कृष हॉस्पिटल में ही आ जाता है। दोनों उसी कमरे में बैठे हुए कुछ डिस्कस करने लगते हैं। सज़ा को हल्का हल्का होश आने लगता है। वो अभी भी सिर्फ रिदान का नाम ही ले रही थी। नकुल के भाव तुरंत बदल जाते हैं। वो उठकर उसके पास चला जाता है। सज़ा अपनी आंखें खोलती है तो सामने नकुल को देखकर पूछती है, रिदान कहाँ है? तुम मुझे उससे मिलने क्यों नहीं दे रहे हो? नकुल को गुस्सा आ जाता है। चला गया है तुम्हारा रिदान तुम्हें छोड़कर अपने पापा के पास। और भूलो मत, तुम्हारी इस वक्त मुझसे शादी हो चुकी है। जब से आँख खोली है बस रिदान का नाम ही लिए जा रही हो। सृजा चुप हो जाती है। उसके दिमाग में बस नकुल की वही बात घूमने लगती है कि रिदान अपने पापा के पास चला गया। कृष उठकर आता है और नकुल को खींचकर बाहर ले जाता है। नकुल गुस्से से उसे घूरने लगता है। कृष, बॉस, वो अभी ही सदमे से बाहर आई हैं। आप उन पर ऐसे गुस्सा करोगे तो उनकी हालत ख़राब हो जाएगी। आखिर वो सिद्धांत कपूर के बारे में जानना तो चाहेंगी ही ना। क्या कहेंगे बाद में आप? नकुल, अभी के लिए इतना काफ़ी है। डिस्चार्ज मिल जाए तब मैं सच बता दूंगा। कृष सिर हिला देता है और वहाँ से जाते हुए कहता है, मैं घर पर खाना बनवा देता हूँ, आप आ जाना या खाना यहीं ले आऊँगा। नकुल कुछ नहीं कहता है और डॉक्टर के केबिन में चला जाता है। वो डॉक्टर से सृजा की तबीयत के बारे में पूछता है। डॉक्टर उसे बैठने का इशारा करते हैं। डॉक्टर, देखिए मिस्टर शेखावत, आपकी बीवी को काफ़ी चोटें लगी हैं तो घाव भरने में टाइम तो लगेगा ही। जल्दी वो ठीक हो जाएंगी, पर सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें किसी बात का सदमा लगा है, तो ध्यान रखिएगा उनके सामने ऐसी कोई बात ना करें जिससे उनके दिमाग पर जोर पड़े या उन्हें स्ट्रेस हो। हम उन्हें आज पूरी रात ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। अगर उनकी हालत स्टेबल रही तो कल आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। नकुल सिर हिला देता है और थैंक यू बोलकर बाहर आ जाता है। फिर वो वापस से सृजा के कमरे में जाता है। सृजा आंखें खोले सीलिंग को घूर रही थी। अब नकुल को खुद के बर्ताव पर गुस्सा आ रहा था, पर वो अब कुछ बदल नहीं सकता था। लंबी सांस लेकर वो सृजा के पास जाता है और उसे उठाकर बैठा देता है। फिर उसे जूस पिलाने लगता है, पर सृजा मना करती रहती है तो नकुल उससे कहता है, घर जाना है कि नहीं तुम्हें, या यहीं रहना है? और रहना है तो बता दो, मैं चला जाऊं। अब अपना समय नहीं बर्बाद कर सकता मैं। सृजा मुंह बनाकर चुपचाप जूस पी लेती है। वो सृजा को वापस से लिटा देता है और खुद सोफे पर बैठकर अपने लैपटॉप पर कुछ करने लगता है। सृजा रिदान के बारे में सोचने लगती है। फिर उसकी नज़र नकुल पर जाती है और वो अपने मन में ही सोचती है, मुझे 4 दिन बाद होश आया है तो क्या अकड़ू इतने टाइम मेरे साथ ही होगा? वैसे अकड़ू है, अपना ऑफिस छोड़कर यहाँ क्यों रहेगा मेरे पास? ज़रूर थोड़ी देर के लिए आता होगा और अभी मैं जाग रही हूँ इसलिए दिखाने के लिए बैठा होगा। नकुल बहुत देर से सृजा की नज़रें अपने ऊपर महसूस कर रहा था, पर कुछ बोला नहीं। लेकिन जब उसे अजीब लगने लगा तो वो उसे टोकते हुए कहता है, कभी हैंडसम लड़का नहीं देखा क्या जो मुझे घूरे जा रही हो? सृजा एकदम से हड़बड़ा जाती है और अकड़ते हुए कहती है, मैं तुम्हें नहीं देख रही, बस कुछ सोच रही थी। नकुल अपनी नज़रें लैपटॉप से हटा लेता है और सृजा को देखने लगता है तो वो मुंह बनाती है और दूसरी तरफ देखने लगती है। नकुल, इतनी चोटें लगी हैं, 4 दिन बाद होश में आई हो, फिर भी ये मुंह बनाना नहीं छूट पा रहा है तुम्हारा? काम नहीं चल पाएगा ना उसके बिना जैसे? सृजा यह सुनकर उसे घूरती है तो नकुल के चेहरे पर वही उसकी तिरछी मुस्कान आ जाती है, जिसे देखकर सृजा और ज़्यादा चिढ़ जाती है। नकुल वापस से अपना काम करने लगता है। करीब 1 घंटे बाद बाहर से कोई दरवाजे पर नॉक करता है तो नकुल उसे अंदर आने के लिए बोल देता है। आवाज़ सुनकर कृष अंदर आ जाता है। उसके हाथ में एक बड़ा सा लंच बॉक्स था। वो उस बॉक्स को टेबल पर रख देता है और नकुल से कहता है, आप घर आए नहीं इसलिए मैं ही आप लोगों का खाना ले आया। मैंने सुजाता दीदी से कह दिया था कुछ हल्का भी बना दें, तो उन्होंने भाभी के लिए दलिया बना दिया था। आप उनको भी खिला देना
और खुद भी खा लेना। मैं चलता हूँ, कुछ काम हो तो फ़ोन कर दीजिएगा। नकुल सिर हिला देता है तो क्रस वहाँ से जाने लगता है। सज्जा जो बहुत गौर से क्रस को देख रही थी वो उसे रुकने को कहती है। क्रस दरवाजे के पास रुक जाता है और हैरानी से सज्जा को देखने लगता है। सज्जा उसे आंखें छोटी करके देखती है और कहती है, तुम्हें कहीं देखा है, तुम उस कैफ़े के पास भी थे ना जहाँ मैं रिधान से मिलने गई थी। ये देखकर नकुल और क्रस दोनों ही हैरान हो जाते हैं, क्योंकि क्रस बहुत लोगों के बीच कहीं खड़ा था जहाँ उस पर नज़र जाना थोड़ा मुश्किल था, पर सज्जा ने उसे देख लिया और उसे अभी तक याद भी था। यह काफ़ी सोचने वाली बात थी। क्रस बेचारगी वाले भाव से नकुल को देखता है तो नकुल उसे गुस्से से घूर रहा था, जैसे कह रहा हो तुझ पे छुपकर नज़र भी नहीं रखी जाती किसी पर। क्रस तुरंत नकुल पर से नज़रें हटाकर सज्जा को देखने लगता है तो सज्जा की नज़रें नकुल की तरफ घूम जाती हैं। सज्जा, ये आपका आदमी है, मतलब इसे आपने मुझ पर नज़र रखने के लिए भेजा था। मैंने कहा था ना मैं कहीं नहीं जाऊंगी, नहीं दूंगी धोखा, फिर भी आपने मुझ पर नज़र रखने के लिए अपने आदमी भेज दिए। नकुल चिढ़ते हुए, अगर क्रस ना होता ना तो तुम अभी यहाँ नहीं होती और उस कार के साथ तुम्हारी अस्थियाँ ही मिलती बस। और मैंने नज़र इसलिए नहीं रखवाई कि तुम कहीं भाग जाओगी। मेरे और तुम्हारे भी दुश्मन हैं, कोई तुम पर हमला ना करे, बस इसलिए यह सब किया। पर फिर भी तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ ना, और क्रस मेरी सिक्योरिटी का हेड है और साथ ही मेरे भाई जैसा है, तो इसे भी घर के सदस्य की तरह ट्रीट करना। सजा उसकी इस बात पर सिर हिला देती है, पर तभी उसके दिमाग में कुछ आता है। पर मेरा कौन दुश्मन है, और मतलब वो एक्सीडेंट किसी ने जानबूझकर कराया था, पर किसने? नकुल इशारे से क्रस को जाने के लिए बोल देता है तो क्रस तेज़ी से वहाँ से निकल जाता है, जैसे एक पल और यहाँ रहा तो ये दोनों उसकी जान ले लेंगे। नकुल, वो सब बाद में जान लेना, पहले खाना खाओ। नकुल लैपटॉप बंद करके बॉक्स से दलिया वाला टिफ़िन निकालता है और सज्जा को बैठाकर उसके सामने रख देता है। सज्जा दलिया को ऐसे देखती है जैसे अभी उल्टी कर देगी। वो नकुल की तरफ देखती है तो वो मज़े से चटपटा और मसालेदार खाना खा रहा था, जिसे देखकर सज्जा को बस रोना ही आ रहा था। वो चीखते हुए कहती है, कितने बुरे इंसान हो, मुझे ये दलिया देकर खुद अच्छा अच्छा खाना खा रहे हो, यह तो गलत है ना। नकुल, ठीक हो जाओ, फिर तुम भी अच्छा खाना खा सकती हो, पर आज नहीं, क्योंकि इतने दिन से तुमने कुछ हैवी नहीं खाया है, तो आज तो तुम्हें कुछ हल्का सा ही खाना पड़ेगा। सज्जा, पर यह दलिया मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। नकुल सज्जा की तरफ देखता है, जिसे देखकर लग रहा था बस अभी रो देगी। वो उठकर उसके पास जाता है और खुद चम्मच से दलिया खिलाते हुए उसे समझाने लगता है, अभी ये नहीं खाओगी तो ठीक कैसे हो पाओगी, और अभी तुम्हें मसालेदार खाना दिया तो अचानक से ऐसा खाना खाने से तुम्हारे पेट में भी दिक्कत हो जाएगी। घर नहीं जाना, यहीं बीमारों की तरह रहना है क्या? सजा छोटे बच्चे की तरह नामे गर्दन हिला देती है और चुपचाप दलिया खाने लगती है। आधा खाने के बाद वो मना करती है तो नकुल कुछ नहीं कहता। फिर सरजा पप्पी फेस बनाती है और उससे कहती है, प्लीज़ एक चम्मच अपने में से भी खिला दो ना, बस ज़रा सा। नकुल उसकी इस हरकत पर अपना सिर पीट लेता है, पर फिर थोड़ा सा खिला देता है उसे, जिससे सरजा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। एक पल के लिए नकुल उसकी उस मुस्कुराहट में खोसा जाता है, पर अगले ही पल कुछ याद आते ही उसके सख्त भाव उसके चेहरे पर आ जाते हैं, तो वो जाकर अपनी जगह बैठ जाता है। सरजा वापस से लेट जाती है और नकुल से कहती है, वैसे एक बात बताओ, ये बातों ही बातों में लोगों को खाना खिलाने का तरीका किससे सीखा तुमने? क्योंकि यह तरीका तुम्हारा तो हो नहीं सकता, इतने अकड़ू जो हो। अकड़ू वाली लाइन सज्जा ने एकदम धीमे से बोली थी, जिसे नकुल सुन नहीं पाया था। नकुल मुस्कुराते हुए, मेरी माँ हमेशा ऐसे ही खिलाती थी, जब मैं खाना खाने में नखरे दिखाता था, बस इसलिए मुझे भी आ गया। सज्जा ने पहली बार नकुल की यह मुस्कान देखी थी, वरना या तो वो गुस्से में होता था या भाई तिरछी मुस्कान उसके चेहरे पर होती थी। पर तुरंत ही नकुल तेज आवाज़ में कहता है, सो जाओ, मेरा दिमाग मत खाओ, एक भी सवाल और किया तो यहीं हॉस्पिटल में छोड़ दूंगा, डिस्चार्ज नहीं करवाऊंगा। सज्जा उसके एकदम बदले अंदाज में सोच में पड़ जाती है और खुद से ही कहती है, अभी तो इतना प्यारा लग रहा था और अब इतना चिढ़ गया, पर मैंने तो ऐसा कुछ कहा भी नहीं इससे।
लेकिन इसने ऐसा क्यों कहा कि इसकी माँ ऐसे खिलाती थी? अब कहाँ गई होंगी वो? कहीं इसी वजह से तो गुस्से में नहीं आ गया? सृजा अपना सिर झटकती है और धीमी आवाज़ में बोलती है, मुझे क्या मतलब इससे, जो करना है करे। दूसरी तरफ कहीं कमरे में एक आदमी रॉकिंग चेयर पर बैठा था और उसके हाथ में सिगरेट थी। तभी एक लड़का उसके पास आता है और सिर झुकाकर खड़ा हो जाता है। आदमी, क्या बात है, ऐसे क्यों खड़े हो? बोलो जो बोलने आए हो। सामने खड़ा लड़का थोड़ा डरते हुए बोलता है, सर वो लड़की जिंदा है, किसी ने उसे बचा लिया था। यह सुनकर आदमी अपनी सिगरेट फेंकता है और उस लड़के को थप्पड़ मारते हुए बोलता है, 4 दिन बाद खबर लाया, वो भी इतनी बुरी। वो लड़का गाल पर हाथ रखे पीछे हो जाता है, फिर हिचकिचाते हुए बोलता है, सर एक खबर और है। डॉक्टर ने कहा है साहब की मेमोरी लॉस हो चुकी है, उन्हें पिछले 4 साल की कोई भी चीज़ नहीं याद है। यह सुनकर उस आदमी के चेहरे पर खतरनाक सी स्माइल आ जाती है। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।